Okay, hey, all right, and welcome to all in today's The Hindu newspaper discussion. Now, सबसे पहले आप लोगों को 74th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि 74th रिपब्लिक डे सिर्फ 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना होगा। सबसे पहले हिस्ट्री आपकी शुरू होती है सबसे इनिशियल की अगर टाइमलाइन बताऊं तो ये है 26 जनवरी 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया जा रहा था और बोला गया कि हर जगह 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा। पूर्ण स्वराज मतलब उस दिन हमने अपनी आज़ादी की डेट जो है घोषित कर दी थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे। बट अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाने वाले। पर दूसरा मेजर कारण है इसी डेट के वजह से, जब बैकेंड में 1930 वाला ये एंड हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को ही हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो इफेक्ट में आया था। यानी कि इससे पहले देखो 26 जनवरी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर पहले ही बन गया था, 1949 में ही बन गया था। बट 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। यानी कि इससे पहले हमारे इंडिया में कौन सा कानून चल रहा था फिर, जब तक संविधान से हम नहीं चलते थे। आपका सबसे बड़ा कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस सबसे बड़े कानून को रिप्लेस करते हुए 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान को पूरी तरह लागू कर देते हैं, वो इफेक्ट में आ जाता है। यही डेट के कारण हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, एक तो 26 जनवरी 1930 वाला याद रखना, जब हमने पूर्ण स्वराज को मान लिया था कि पूरा देश आज़ाद हो गया और हम इसी दिन झंडा फहराएंगे पूरे देश में। दूसरा कारण है इसी डेट के वजह से हमने, नहीं तो संविधान तो हमारा पहले ही पूरा हो चुका था ना, 26 नवंबर 1949, 26। आप कहोगे सर आप इंग्लिश हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे जो प्राइवेट बैचेज चलते हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी माध्यम के छात्र दोनों ही हैं। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। दो ये मेजर कारण है। 26 जनवरी 1930 जब पूर्ण स्वराज ले लिया था, सभी जगह झंडा फहराया जाना था, सिर्फ एक ही जगह नहीं फहराया गया। सोचो, हर जगह झंडा फहराया गया पूरे देश में। एक उसमें ही हुआ करती थी उत्तराखंड में टिहरी रियासत। ठीक है, उत्तराखंड में एक टिहरी रियासत हुआ करती थी, राजाशाही चल रही थी तब। ठीक है, वहाँ सेलिब्रेट नहीं किया, हर जगह सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, सब जगह झंडा फहराया गया। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, बट जो उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए है ये। चलिए, तो सभी लोगों को फिर से शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये है हमारा 74th रिपब्लिक डे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जितने भी हम नोट्स डिस्कस करते हैं डेली के बेसिस पे, पेज वाइज डिस्कशन करते हैं न्यूज़पेपर का, वो अपना नोट्स के फॉर्म में होता है। और नोट्स सभी लोगों को आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएंगे आपको नोट्स। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। टेलीग्राम पे देखिए आपको पंकज बोहरा ऑफिशियल करके एक चैनल मिल रहा होगा। इसमें सिर्फ हिंदू के एनालिसिस के नोट्स मिलेंगे, सिर्फ हिंदू के एनालिसिस के नोट्स। देखिए आज क्या, जैसे आईटी एक्ट है, ठीक है, आईटी एक्ट है आपका। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक आर्टिकल आया है, तो मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है इसे। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम है और बहुत सारे नोट्स हैं जो मैं वर्बली भी बताऊंगा, जिनको आपने नोट डाउन करना है। साथ ही आप हमारे दूसरे प्लान भी ले सकते हैं। 499 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें आपको एनसीईआरटी की नोट्स, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज 6 to 12 जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी 2023 के लिए, बाकी सभी नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके अपनी सीट रजिस्टर करवा सकते हैं और एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। फिर सबसे पहली न्यूज़ पहले ही पेपर में, पहले ही पेज में आई हुई है कि हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे देश में मल्टीपल क्रीड्स हैं, कल्चर इतने ज़्यादा हैं, अलग अलग धर्म चल रहे हैं, फिर भी हमारा देश टूटा नहीं, जुड़ा।
नॉट डिवाइडेड बोला, कितनी अच्छी स्पीच है इनकी कि मल्टीपल क्रीड्स होने के बाद कास्ट, मल्टीपल क्रीड्स हैं, कास्ट हैं, रेस हैं, रिलीजन हैं, कल्चर हैं, अलग अलग धर्म होते हुए भी कोई ट्राइबल एरियाज़ में है और कोई शेड्यूल कास्ट एरिया में है, मतलब बहुत सारा ऐसा डिवाइड होना कल्चर का, रिलीजन का, फिर भी हमारा जो इंडिया है वो इन वजह से, इन मेजर डिफरेंस से बटा नहीं है बल्कि और ज़्यादा जुड़ा है, ऐसा 74th रिपब्लिक डे में द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा। बट क्वेश्चन ये आता है कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, हालांकि मैं बताते बताते आंसर बता दूंगा। चलो, ऑप्शन है उड़ीसा ओरांव, उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा संथल, ठीक है, झारखंड संथल और नन ऑफ द अबव, ठीक है। आपको सिर्फ ट्राइब का नाम बताना है, किस ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। संथल ट्राइब है पहला ऑप्शन, मैं आपको स्टेट के ऑप्शन नहीं दे रहा। पहले वो गवर्नर झारखंड में रही, फिर बाद में दूसरी जगह गई, ठीक है। पर अभी मेजर चीज़ है वो संथल ट्राइब से हैं, ओरांव ट्राइब से हैं, तीसरी ट्राइब का थारू ट्राइब दे देता हूँ और चौथी ट्राइब नन ऑफ द अबव है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको बताने हैं कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। सोचो, एक ट्राइबल कम्युनिटी, पहली जनजातीय महिला जो राष्ट्रपति बनी विश्व के, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि देश में, इंडिया में इतने ऊंचे पद में वो बैठी हैं। तो इसका आंसर है संथल ट्राइब से, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं? संथल ट्राइब से। ये आपका मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है, ये मेंशन नहीं किया होगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो पहला आपको पता चल गया। तो आपको पता चल गया है इस न्यूज़ से हमें क्या जानना है। सबसे पहले आपको ये जानना था 74th ये रिपब्लिक डे है। दूसरी बात ये भी बता दूं, इस बार के रिपब्लिक डे में जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं LCC, उनके बारे में भी हम जानेंगे। बट जो ये जान लीजिए, ये झारखंड की पहले गवर्नर भी रह चुकी हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के राज्य से। और ट्राइब कौन सी बिलोंग करती हैं? ट्राइब से याद रखना, द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती हैं संथल ट्राइब से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में ये पूछा गया भी है। चलिए, ये पहले पेज की न्यूज़ थी, ये कुछ हद तक सही न्यूज़ थी, इसलिए मैंने ये आपको करा दी। मानिक सरकार त्रिपुरा पोल मैटर नहीं करता, अदानी के शेयर गिरे मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। FIR हुई, हाँ, USA जर्मनी अब यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, टैंक वगैरह भेज रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, USA और जर्मनी जो है राइवल हैं रशिया के, तो सिंपल सी बात देंगे, इसमें कोई चौंकने वाली बात है नहीं। तो पेज 1 में तो सिर्फ यही न्यूज़ थी। इनसे जितने भी वर्बल फैक्ट हैं वो चीज़ याद रखो। मैंने बैकग्राउंड की स्टोरी बताई है, 26 जनवरी 1930, हिस्ट्री में ये पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने ये नोट्स में इंक्लूड नहीं करा। फिर 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, इसकी याद की वजह से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद 74th तो है, ये इजिप्शियन प्रेसिडेंट आने वाले हैं और ये उड़ीसा की संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो पहले न्यूज़ से ये सिर्फ 5-6 फैक्ट जो हैं आपको याद करने हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। मैं नेक्स्ट जो पेज पे मूव ऑन करूँगा। सबसे पहले रिपब्लिक डे इवेंट दिल्ली में सेलिब्रेट हो रहा है, ये वाली न्यूज़ नहीं करेंगे। CM ने अनाउंस करा 1 करोड़ रुपए जो भी शहीद हुए थे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई, आप सबको पता है क्यों, ठीक है। ये आतंकवादियों के लिए ये मेजर इवेंट होते हैं। सोचो 15 अगस्त 26 जनवरी बम फोड़ने के लिए, पर ऐसे फोड़ने देंगे नहीं। चलिए, वो तो मैं बकेती कर रहा हूँ, बिल्कुल भी फोड़ने नहीं देंगे, उनको घुसने ही नहीं देंगे। सबसे पहले चलो बात करते हैं, विथ नो मेयर इलेक्टेड मेजर MCD डिसीजन टू बी डिलेड। अब आप कहोगे सर ये भी तो MCD इलेक्शन है, आप तो पॉलिटिकल पढ़ाते नहीं हो। नहीं, मैं यहाँ पर से मुद्दा बात कर रहा हूँ कि इस पूरे चीज़ को नहीं पढ़ाऊँगा। न्यू दिल्ली में MCD के इलेक्शन हालांकि लेट हो रहे हैं, बट इसके पीछे है म्यूनसिपैलिटी का पूरा बड़ा चैप्टर। म्यूनसिपैलिटी की अगर आपको M लक्ष्मीकांत के फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री में वीडियो चाहिए, तो आप कहाँ से देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूनसिपैलिटी के मैंने नोट शेयर कर दिए हैं, दिखा देता हूँ आपको। इसी टेलीग्राम चैनल में पंकज बोहरा ऑफिशियल में ही जाना है,
यहीं पर स्टार्टिंग में मैंने नोट्स शेयर करे हैं म्यूनसिपैलिटी के लिए, कंप्लीट पॉलिटी नोट्स हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे हैं ये नोट्स। इवन इसमें इन पूरे नोट्स को पढ़ाया भी जाएगा। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं कैसे हैं वो शो करता हूँ। आपको एक यूट्यूब चैनल पे जाना है, सिविल्स योगी। इस वीडियो सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले होम में ही वैसे पॉलिटी के इनिशियल की क्लासेस हैं, बट जो क्लासेस रही हुई हैं, देखो यूकेपीएससी की पंचायती राज वाली पूरी क्लास हमने दे दी है। पंचायती राज के जितने भी आर्टिकल हैं उनकी ट्रिक दे दी है, आप ये भी देख सकते हैं। बाकी इसी चैनल पर अगर आप चैनल सेक्शन में जाएंगे तो हिंदू का एनालिसिस, ये एक चैनल है, इसी पे आपको अभी ये न्यूज़ जो है दिखाई दे रही है। तो आपसे हिंदू का एनालिसिस ही चैनल में आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा। नाउ देखिए नोट्स अगर आपको दिखाऊं तो ये मैंने पूरे जो लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। वो भी आर्टिकल के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, वो आपको सभी ट्रिक सिविल्स योगी चैनल पर मिल जाएंगे। देखो म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, इसके बारे में फैक्ट क्या है ये भी नोट्स के तौर पे दे रहा हूँ मैं। डायरेक्ट ही ये पीडीएफ शेयर की है, इसलिए यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। आपको म्यूनसिपैलिटी ये याद रखनी है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पर आई है। और म्यूनसिपैलिटी 3 केंद्रीय जो मिनिस्ट्री है उनके अंदर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स यूनियन टेरिटरी को देखेगी, डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड को देखेगी, ठीक है। सबसे पहले मद्रास में एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, दूसरी बॉम्बे एंड कलकत्ता में। तो यही चीज़ें मैंने मेंशन की है। रॉयल कमीशन किसके लिए है? अर्बन गवर्नमेंट के लिए है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको इन पूरे नोट्स में मिल जाएंगी। नोट्स पूरे हैंड रिटन है, लक्ष्मीकांत पूरी कवर है। और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो सिविल्स योगी चैनल पे देख सकते हैं। तो ठीक है, पेज नंबर 2 में गए। ये पढ़ाने वाला लाइक का नहीं था, फिर भी मैंने स्टैटिक पोर्शन में आप इसे पढ़ सकते हैं म्यूनसिपल तरीके से, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया। बाकी पेज नंबर 2 में आपसे रिलेटेड कुछ नहीं है जो आप पढ़ें। पेज नंबर 3 में आते हैं। देखो, केरला हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया कन्विक्शन सेंटेंस। फैजल कोई मतलब नहीं है। पठान मूवी का मतलब नहीं है। पंजाब में अटैक हुआ मतलब नहीं है। मैन डाइज इन पुलिस कस्टडी, रिलेटिव एलिजेस फाउल प्ले। अब ये बहुत बड़ी आती है। इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग जब जेल में कैद होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में। तो एक सबसे बड़ा इशू यही रहता है जिसमें आपका मौलिक अधिकार भी वायलेट हो रहा है। हालांकि अभी जो है लोग ये बोल रहे हैं उनके रिलेटिव कि हाँ पुलिस की नेग्लिजेंस के वजह से इस आदमी की डेथ हुई है। बट हम यहाँ पर यही देखेंगे कि पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रही हैं उनमें क्या क्या सुधार लाया जा सकता है, उनमें क्या क्या रिकमेंडेशन की जा सकती हैं। तो ये टॉपिक जो है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें जब आर्टिकल आएगा तब हम इसको करेंगे, बट ये एक न्यूज़ है। बट ये मुद्दा भी आपको अपने माइंड में डाल लेना है कि यस, किसी भी बंदे की पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही है तो वो किससे रिलेटेड है। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 आप इसको गवर्नेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात है। टॉपिक भी बता देता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत सारी कमिटीज़ हैं, उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रेगुलर देखो मैं आंसर बता देता हूँ। रिकमेंडेशन ये रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए जेल का। दूसरा, अब आप कहोगे कि एक जेल है उसमें 100 लोग आ सकते हैं, मान के चलो, हालांकि 20 लोग आएंगे। 20 लोगों के वजह से 60 लोग डाले हैं एक ही जेल में, सोचो। तो यही अभी की कंडीशन हमारी प्रेजेंट की बनी हुई है। नाउ एक सबसे बड़ी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, यह है पेज नंबर 4। अब यहाँ पर एक बंदा था, उसने एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। रिट पिटीशन का मतलब ये होता है कि हम अपने ग्रेवेंसेस, मान के चलो मुझे कोई चीज़ सता रही है, मैं हाई कोर्ट के पास चले जाऊंगा कि सरकार हमें ये करने नहीं दे रही है। तो एक अनजान सी बहुत बकेती वाली रिट गई तेलंगाना में। तेलंगाना में ये बोला कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। तेलंगाना में ये बात उठी कि हम जो है रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अब सोचो, जब भी कोई, सोचो बड़ी बात है यार, कोई राज्य
में ऐसी बातें चल रही हैं कि हाँ रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो उस समय में क्या हमारे पास कोई बॉडी है जो ऐसे राज्यों की आर्बिट्ररी चीज़ों को रोके और इनके मैटर को इलीगल डिक्लेयर कर सके? यस, आंसर है हमारा जो हमारी जुडिशियरी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप देखोगे तो इसमें हाई कोर्ट ने तेलंगाना की सरकार को ये बोला कि आपको केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तौर पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना है, राइट। देखो, जज ने डायरेक्टली इंटरिम डायरेक्शन यहाँ पर दिए हैं रिट पिटीशन सुनने के बाद कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्शन है इज़ नॉट कंडक्टिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। समझ रहे हो कि तेलंगाना की जो सरकार है वो रिपब्लिक डे को कंडक्ट ही नहीं कर रही थी, तो उस पर जो जज हैं मैं जज का नाम भी बता देता हूँ आपको, जस्टिस पी माधवी देवी, इन्होंने कहा कि आपको केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बेसिस पे ही रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, वरना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको इलीगल और आर्बिट्रेरी फॉर्मुलेट कर सकती है। इवन जो आप ये कर रहे हैं, जो इंटरिम डायरेक्शन है, जज ने ये डायरेक्टली बोला, डिक्लेयर एज इलीगल एंड आर्बिट्रेरी द एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन नॉट कंडक्टिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यहाँ पर जज ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये इलीगल तरीके का एक एक्शन लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको इलीगल डिक्लेयर करार दिया जाएगा अगर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बेसिस पे ये सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हालांकि ये आपको मेरा बताने का मतलब था कि हाँ क्या कोई ऐसा राज्य सरकार पे, हालांकि आप सबको पता है राज्य सरकारों के पास अपनी पावर है, स्टेट लिस्ट है, बट फिर भी जुडिशियरी हमारी हीरो बन सकती है और उनको रोक सकती है ऐसा ना करने से। अब इसमें मैं एक पॉलिटिकल एंगल इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि है 51A, दैट इज फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो हमारा यही है कि यार गौरवान्वित महसूस करवाना है अपने लोगों को कि यार गौरव करो हम भारत में पैदा हुए हैं। तेलंगाना सरकार की तो ये सोचो एक ड्यूटी होनी चाहिए कि सेलिब्रेशन करना चाहिए, ठीक है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। खांडवा बीजेपी टीएमसी एमएलए कोई हमारे पते की बात है नहीं जो हम करें। नीतीश कुमार ग्रांट फॉर बिहार, कोई मतलब नहीं रहता इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की। एडिटोरियल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला अगर एडिटोरियल बात करूं तो दैट इज़ कॉलेजियम सिस्टम। कल भी ये मुद्दा चर्चाओं में रहा था, जिसके मुताबिक केंद्र के जो कानून मंत्री हैं रिज्जू जी, मिस्टर रिज्जू, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की जो इन्फॉर्मेशन है आपने पब्लिक डोमेन में डाल दी। किससे कह रहे हैं? ये जुडिशरी से कह रहे हैं, जुडिशरी के कॉलेजियम सिस्टम से कह रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम 5 लोगों का ग्रुप है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जो हैं सीनियर मोस्ट जज। ये 5 ही जज जो होते हैं ये कॉलेजियम सिस्टम फ्रेम करते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, बट उससे पहले आर्टिकल में वही कल की न्यूज़ रिपीट की गई है कि यूनियन के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से हमेशा लड़ाई होते हुए आई है। आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार ने एक बार क्या कहा था, देखो अभी आपको तब पता चलेगा, ये मैं उसको एंड में बताऊंगा कि सरकार क्यों इतने मैटर में पड़ रही है और किरण रिज्जू साहब ऐसा क्यों बोले, वो मैं एंड में बताऊंगा। बट सबसे पहले ये जान लो कि उन्होंने बोला कि कॉलेजियम सिस्टम ने आईबी और रॉ, मतलब जुडिशरी एक तरह से जजेज ने जो आईबी और रॉ के जो डेटा हैं वो पब्लिक डोमेन में ला दिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, ऐसा बोला। और यही पूरा मुद्दा यहाँ पर रिपीटेड बातों में बोला है। मिस्टर रिज्जू का पॉइंट बताया है, व्यू पॉइंट, उनसे कोई मतलब अभी हमारा है नहीं इस आर्टिकल से, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि कॉलेजियम सिस्टम 5 लोगों का ग्रुप है, तो वो करता क्या है।
और सरकार अभी ऐसी पंगे क्यों ले रही होगी, इसके पीछे भी अभी रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले 26 जनवरी द हिंदू के पेज वाइज नोट्स आपको इस चैनल से मिल जाएंगे, पंकज बोहरा ऑफिशियल। आप हमारे सिविल्स योगी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में 2 चैनल हैं जिसमें आपको दूसरे जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, कॉलेजियम सिस्टम मैंने कहा 5 लोगों का ग्रुप होता है। वो करता क्या है, जो जजेस होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनको प्रमोट करने का काम। मैं कहूँगा जो हाई कोर्ट है, सपोज मान के चलो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है, नैनीताल में है, और कोई जज को किसी और जगह भेजना है तो वो कौन करेगा, यही कॉलेजियम सिस्टम करेगा। उसमें सरकार की कोई मौजूदगी नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। सरकार सिर्फ साइन करेगी, राइट। मुद्दा कैसे जाता है, देखो इसमें डायरेक्टली लिया गया है। ये एक फॉरम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और 4 सीनियर मोस्ट जजेस का, मतलब 5 लोग हैं, और यही 5 लोग डिसाइड करते हैं कि यस ये बंदा अब लॉयर से इसको जज बना देना चाहिए, अब हाई कोर्ट का जज है इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करता है, दैट इज़ कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है। सरकार कहती है कि लाओ भाई लिस्ट दो हमें, तो ये 5 बंदे 4-5 नाम सुझाते हैं, सरकार उसमें से चुन लेती है। पर एट द एंड कौन चुन रहा है, कॉलेजियम सिस्टम। सरकार को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, पूरा काम कॉलेजियम सिस्टम। अब सरकार पे क्या बाइंडिंग होगी, जिनका नाम दिया है उनको ही करना, या सरकार अपने मन से कोई भी जज बना सकती है, नहीं। रिकमेंडेशन जो होती है कॉलेजियम की वो बाइंडिंग होगी केंद्र सरकार में, बशर्ते जब वो दूसरी बार भेजी गई हो। पहली बार में सरकार कह सकती है चलो दूसरे नाम सजेस्ट करो, पर दूसरी बार में अगर कॉलेजियम ने भेज दिया तो सरकार को मानना पड़ेगा। बट इसमें एक और लूप होल है, सरकार तो पता ही है तुम सबको सरकार क्या करती है। सरकार ये कहती है कि आपके पास क्या है, आपके पास कोई टाइम नहीं है कि हाँ हमें इतने टाइम में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सरकार के पास एक फेवर है केंद्र सरकार के पास कि सेकेंड टाइम में जब बाइंडिंग कॉलेजियम सिस्टम का बाइंडिंग एक्सेप्ट करनी है तो ये टाइम पीरियड नहीं बताया गया है कि सरकार कब तक उसे एक्सेप्ट कर सकती है, तो फेवर तो सरकार का ही है। चलिए वो मैंने बता दिया, नाम हम भेजते हैं। बट हुआ क्या था, देखो NGAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इस पे क्या बोला जा रहा था। अभी तक मैंने बोला कि कैसे जजेस को चुना जा रहा है, सिर्फ जजेस के द्वारा ही चुना जा रहा है, 5 ग्रुप के जजेस के द्वारा। अब NGAC 2018 में, पहले 2014 से ही ये शुरू हो रहा था ये मुद्दा, और ये बोला गया कि नहीं अब 3 जजेस होंगे। हालांकि यह अभी असंवैधानिक चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके तौर पर सरकार ने कहा था 2-3 बंदे हमारे होंगे यार, 2-3 बंदे तुम्हारे होंगे, फिर जज हम लोग मिलके चुनेंगे। पर ऐसे पता ही है तुम्हें, सरकारी ही बंदे जज जाएंगे तो वो उनके ही फेवर में फैसला सुनाएंगे, है ना। तो इसको जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ये न्यूज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ये कॉलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में क्यों पंगे चल रहे हैं, सरकार क्यों जुडिशरी पे ऐसे दावे कर रही है कि आप ये पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। इस पर कॉलेजियम सिस्टम ने बोला नहीं, इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे अवेयरनेस बढ़ती है, सोचो, ठीक है। चलिए हम वो बाद में बात करेंगे, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। हाल ही में एक BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। अब सोचो, मोदी यानी कि हमारे PM से जुड़ी हुई जितनी भी टाइमलाइन है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बहुत सारे ऐसे मैटर हो जैसे गोधरा कांड, जैसे मिस्टर अमित शाह से रिलेटेड बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। अब सरकार क्या बोल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 50 ट्वीट्स को ट्विटर में ब्लॉक कर दिया जो रिगार्डिंग थे BBC डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर। हुआ ये कांड 20 जनवरी 2023 को। सरकार ने अपनी एक पावर का यूज़ किया। सरकार ने कहा कि हमारे पास एक कानून है जिसको IT एक्ट 2000 बोला जाता है,
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बोला जाता है। सरकार ने बोला हमारे पास ये कानून है और इस कानून के सेक्शन 69A के तौर पर हमारे पास ये पावर रहती है कि हम ट्विटर को और यूट्यूब को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप क्या करो विद इन इंडिया, जो ये डॉक्यूमेंट्री चला रहे हो ना ये ट्विटर और यूट्यूब, आप इसको हटा लो भाई साहब, वरना आप चार्जेस तो पड़ेंगे। इवन जो बंदे यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, हम नहीं होंगे। ये पावर दी जाती है, एक कानून है आईटी एक्ट 2000, उसका सेक्शन है 69A। समझ में आया? हाल ही में मोदी जी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, इसमें कुछ ऐसी टाइमलाइन भी हैं जो बहुत ज़्यादा सही नहीं भी हैं। इस वजह से सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला कि जो ट्विटर और जो यूट्यूब हैं उनसे लिंक आप डिसेबल करवाइए। ठीक है, अब ये रूल पढ़ लेते हैं फिर। आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A है क्या ऐसा कि वो ऐसा क्या कह दे रहा है कि जिसमें ब्लॉक करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं अपने नोट्स पे। आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इनेक्ट किया था भारतीय संसद ने 2000 में, और जनरली ये मैटर जुड़ता है हमारे साइबर क्राइम से और ई कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट से। जनरली जितने भी साइबर क्राइम होंगे तो आईटी एक्ट 2000 के बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, जो अभी हाल में ही डिजिटल सिग्नेचर करने की एक नई प्रक्रिया आई है ना, कि आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाते हैं तुरंत ही। पहले तो किसी भी सरकारी काम होने में 7-7 दिन लगते थे अगर ऑफिसर ना हो तो, अब तो डिजिटल सिग्नेचर एक कर दो, उसी के डिजिटल सिग्नेचर चले जाते हैं। ये लीगल रिकॉग्निशन देता है यही आईटी एक्ट 2000। हाल ही में आप सबको पता है ना, टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, ये चाइनीज़ ऐप भी बैन की क्योंकि हमारे क्लैश चल रहे थे चाइना के साथ। तो ये आईटी एक्ट 2000 के अंदर हम बैन करवा सकते हैं। क्या भारत में कोई ऐसी पावर है जो दूसरी कंपनी के बैन करवा सकती है? यस, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 वाले में 2008 में एक सुधार किया गया और इसमें कुछ सेक्शन जोड़े गए। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 66A और दूसरा है सेक्शन 69A। मैं आपको दोनों ही सेक्शन बताता हूँ। पहला सेक्शन न्यूज़पेपर में आया था, दूसरा सेक्शन के बारे में जानकारी देता हूँ। अब इसमें क्या है, सेक्शन 66A ये ऑथोरिटीज़ को पावर दे देता है। मतलब ये वाला सेक्शन आईटी एक्ट 2008 का ये सेक्शन पावर दे देता है सरकार को कि कोई भी अगर सोशल मीडिया में ऑफेंसिव करके पोस्ट कर रहा है तो उसको क्या है, पकड़ा जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सोचो, और ये सुधार ऐसा है ना, आप सोशल मीडिया में कभी कभी होता है ना, यूपी साइड को आप सुनोगे कि योगी जी के लिए ऐसा बोल दिया, उसको पुलिस धर लेके आई, तो उसके पीछे चार्जशीट कौन सी लगती होगी पता है? आईटी एक्ट 2000, उसका अमेंडमेंट है 2008 में और उसका सब सेक्शन 66A में, कि सोशल मीडिया में अगर सरकार को लगेगा कि नहीं ये तो ऑफेंसिव पोस्ट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट्री वाली बात चल रही है, तो सरकार उसको अरेस्ट भी कर सकती है। सोचो, वो तो सही नहीं हुआ, यूट्यूब के यहाँ हेड को अरेस्ट नहीं किया। सरकार के पास इतनी पावर है वैसे, देखो समझ में आ रहा है? ये बीबीसी के यहाँ काम करने वालों को भी वो सरकार अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 69A ये क्या है जो अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था? ये अथॉरिटीज़ को यानी कि सरकार को एम्पावर करती है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है, अगर वो सरकार के इंटरेस्ट पे नहीं है, भारत सरकार की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, भारत के डिफेंस सुरक्षा को वायलेट कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो वो जो एक्ट है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है सरकार के लिए। इसमें वो क्या कर सकता है कि पर्टिकुलर इंटरनेट साइट्स को बैन करवा सकता है, एप्लीकेशंस को बैन करा सकता है और बहुत सारे ट्विटर हैंडल भी हटा सकता है। अब मैं कुछ एक दूसरा एक्ट कानून बना रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ये कानून है आपका इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885। ये अलाउ करता है सरकार को कि आप किसी के भी फ़ोन को टैप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी लगेगी तभी आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन को टैप कर सकते हैं, ठीक है। और सेक्शन 79 इसका इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का ये अलग था, ठीक है। फ़ोन टैप करना टेलीग्राफिक एक्ट से होता है, ओके। चलिए अब सेक्शन 79 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट तो इतना खतरनाक है, आईटी एक्ट 2000 का ही सेक्शन 79। ये कहता है कोई बंदा है, मान के चलो ट्विटर में किसी एक बंदे ने कुछ भी बकेत से बकेत चीज़ पोस्ट कर दी है, सोचो। वो इंडिया की इंटीग्रिटी, कोई मान के चलो सीक्रेट्स वो हैं, तो अब इस पे क्या होगा, पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ने ये एक्ट बनाया है। बट सरकार कहती है अगर ट्विटर हमारा कहना नहीं मानेगा तो हम ट्विटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जो भी लोग ट्विटर में पोस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ये वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। फिर ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर सरकार नहीं करती है कुछ, मतलब सरकार अगर जैसा बोलेगी ट्विटर और यूट्यूब से अगर उन्होंने नहीं किया तो जितने लोग पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी, उनके लिए वही कंपनी जिम्मेदार होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है, ये सबसे खतरनाक सेक्शन है। चलिए फिर हमारा ये वाला भी आर्टिकल हो गया, पहला वाला भी, ये वाला भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। ये क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडियन नेवी कैंसिल कर सकती है प्रोजेक्ट 75I का। आई मतलब इंडिया है। अगर कोई बोले सॉरी, प्रोजेक्ट 75I क्या है और आई किससे मतलब रखता है, आई इंडिजिनियस है, आई क्या है, प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडिया, ओके। अब प्रोजेक्ट 75 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम भारतीय इंडिजिनियस पनडुब्बियाँ बना रहे थे, सबमरीन बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, राइट। अब बट इसमें फ्रेंच से भी हमने मदद ली थी, बट जो फ्रेंच है उसने पूरी तरह हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, सोचो। पर अब ये मुद्दा वही है कि डूम कोई होम ग्राउंड प्रोजेक्ट नहीं है कि फ्रेंच कंपनी दैट बिल्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। बट हमें ये अभी करना नहीं है, हमें करना है सिर्फ प्रोजेक्ट 75। ये चल क्या रहा है इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये AIP सिस्टम क्या है, चाइना से ये बेहतर है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम प्रोजेक्ट 75 कर लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट इन्वेसेस इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन। प्रोजेक्ट 75I क्या करता है, खुद से एक सबमरीन बनाने की एक प्रोजेक्ट है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। जैसे मैं AIP सिस्टम नहीं कह रहा था, वो इसकी फुल फॉर्म ये है, और 43,000 करोड़ में ये बन रहा है। ये प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूव किया था 2007 में। ये पार्ट है इंडिया की नेवी का 30 ईयर प्लान फॉर इंडिजिनियस सबमरीन कंस्ट्रक्शन। इंडियन नेवी के एक प्लान था कि हम पनडुब्बियाँ बनाएंगे खुद से, जिसमें हालांकि फ्रांस से कुछ मदद लेंगे, हालांकि पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की, बट ये प्रोजेक्ट 2007 में अप्रूव हो चुका है। और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है विच वॉज प्रोमोगुलेटेड इन 2017 टू बी बूस्ट इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि हम खुद से ये मैन्युफैक्चर करेंगे। अब मेक इन इंडिया में ये बढ़ावा तो देगा ही, जिसमें INS वाली जो पनडुब्बियाँ हैं ना, विक्रांत वगैरह, वो हम खुद से बना रहे हैं। यही है प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। AIP सिस्टम की फुल फॉर्म मैंने बता दी है आप लोगों को। ये वाला आर्टिकल हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। हम पॉलिटिशियन वाला नहीं करेंगे, डॉलर वाला नहीं करेंगे, स्मॉल पार्टीज क्या करती हैं वो नहीं करेंगे। हम कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री, वो भी यहाँ पर यही दिया है कि पहले डब्बे जैसे फ़ोन होते थे, ईंट जैसे फ़ोन होते थे, बाद में फ़ोन छोटे हुए। AI अभी किस में काम कर सकती है, सोचो, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, डिफेंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बहुत जगह AI काम कर सकती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वही बोला जा रहा है कि पहला रिमोट कंट्रोल माउस बनाया गया जिसका
सिस्टम था, थीसिस नाम था, जिसको क्लॉड सैनन ने बनाया 1950 में। धीरे धीरे यहाँ पर वही बकेती चीज़ें दी गई हैं। बट एआई के बारे में जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। एआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या और क्यों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जनरली, जो हमारा ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करके अपना खुद का सिस्टम भी जनरेट कर सकती है। सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि कोई एक मशीन है, वो खुद आदमी से सीख के अपना आउटपुट जनरेट कर रही है, वही आजकल में एआई है, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, लेटेस्ट इंटेलिजेंस जो इंडिया में अभी हुई है, उसमें एक टर्म आता है रेज। तो ये पूछा जाएगा रेज 2020 जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो अक्टूबर 2020 में रेज 2020 एक मेगा इवेंट था, और इसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंटली प्रोग्राम किया है। क्या है? रेज प्रोग्राम। तो अगर आगे फ्यूचर में कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली एक वर्ड सुना गया रेज, तो जो रेज शब्द है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? रेज जो शब्द है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एआई से जुड़ा हुआ है, राइट? ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये नीति आयोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें मिनिस्ट्री माइटी ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दूसरे और फैक्ट बता देता हूँ, सरकार ने 2020 में ही एक पोर्टल करा, नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ में इंडिया की एआई स्ट्रेटेजी कैसी है? एआई फॉर ऑल। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने 5-6 पॉइंट बता दिए कि ये एग्रीकल्चर में, हेल्थ में यहाँ पर जो है साथ रहेगा। चलिए आगे करते हैं। आगे कुछ है, और जितने भी बच्चे हैं अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है। द नेक्स्ट लेग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन का वॉर चलता आ रहा है 5-6 महीने से, और ये चलता आएगा, ठीक है। बालकृष्ण दोषी ये सब आर्किटेक्चर भी हैं और इवन पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं न्यूज़। इंडिया के रिपब्लिक डे पर भारत ने इनवाइट किया इजिप्ट के राष्ट्रपति को, जिनका जो मुद्दा था वो था बायलैटरल टाइज़। बायलैटरल टाइज़ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सिर्फ इकोनॉमिक पर ज़्यादा सोचते हैं, बट अब हम इजिप्ट के साथ बायलैटरल को बढ़ा के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमिक लिंकेज को बढ़ावा देगा। इस बार हमने रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को आमंत्रित किया। साथ ही साथ भारत ने G20 समिट में भी इनवाइट किया इजिप्ट को। हमने साथ ही साथ MOU भी साइन किए, कल्चर कोऑपरेशन में, यूथ मैटर में, साइबर सिक्योरिटी में। ये है इंडिया और इजिप्ट के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं मल्टीपल लैंग्वेज। ये वाला हो गया है। मीडिया प्रसार भारती कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। इस पेज में देखते हैं, मुलायम सिंह यादव को बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर हैं, और दिलीप महल नबीस को, जो कि एक डॉक्टर हैं वेस्ट बंगाल के, उनको जो है मरणोपरांत बोलते हैं, पोस्टोमस पद्म विभूषण मिल रहा है, जो कि सेकंड सिविलियन अवार्ड होता है। मतलब मरने के बाद जिन लोगों को होता है, जिन लोगों को मिल रहा है वो ये लोग हैं। मुलायम सिंह यादव इस 26 जनवरी की परेड में इनको मिलेगा, ठीक है। और कौन सी न्यूज़ है? ये CBI, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना, ये वाला नहीं करना। हाँ, ये कर लेते हैं। देखो, जल जीवन मिशन ने, देखो जल जीवन मिशन, सबसे पहले एक फैक्ट बता देता हूँ, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसका पूरा काम है ग्रामीण क्षेत्र में ये नल के कनेक्शन देना। और जल जीवन मिशन ने एक
डेटा रिलीज किया है। इन्होंने बोला है कि 11 करोड़ रूरल ग्रामीण जो घरों में हमने टैप वाटर कनेक्शन जोड़ दिए हैं। ठीक है, करीबन करीबन 2022 में हमने क्या किया है, आधे से ज़्यादा नल के कनेक्शन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इट इज़ अबाउट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू बी इनवाइटेड फॉर SCO समिट। देखिए अभी जो मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, आप सबको पता होना चाहिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या कर रहे हैं, अभी गोवा में जो मीटिंग हो रही है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को तो इनवाइट किया जा रहा है। अभी जो PM वाली मीटिंग होगी उसमें शहबाज शरीफ को भी, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी जो क्या किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि HCO पाकिस्तान अब पाकिस्तान को क्यों इनवाइट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान कब जुड़ा, सबसे पहले ये जानो, और SCO क्या होता है ये जान लो। आप सबको पता है ये फ्री वाले नोट्स पंकज बोरा ऑफिशियल चैनल में आपको मिल जाएंगे। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022, ये आपकी समरकंद उज्बेकिस्तान में इस बार हुई, और इसी बार HCO की समिट जो 2023 वाली है, भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी ले ली है। इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ, ये कुछ कंट्री का समूह है। ये 2001 में बना था, और SCO का चार्टर जो हुआ था फोर्स में 2003 में आया था। और HCO के बारे में बात करूं तो ये नाटो को काउंटर कराने के लिए बना हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया और चाइना है। परमानेंट बॉडीज़ जो सेक्रेटरीट है वो बीजिंग में बैठता है। HCO 2001 में बना था। 1 कजाकिस्तान, चाइना 2, किर्गिस्तान 3, रशिया 4, तजिकिस्तान 5। तब वो संघाई 5 हुआ करता था। कब? इसमें संघाई 5 1996 में बना, फिर HCO बना 2001 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इंडिया और पाकिस्तान भी इसके परमानेंट मेंबर बन चुके हैं 2017 में। करंट मेंबर कौन कौन से हैं? 1 कजाकिस्तान, चाइना 2, किर्गिस्तान 3, रशिया 4, तजिकिस्तान 5, उज्बेकिस्तान 6, इंडिया 7 और पाकिस्तान 8। ईरान जो है परमानेंट मेंबर, अभी देखो ईरान जो है परमानेंट मेंबर बनेगा 2023 में, तो 9 मेंबर हो जाएंगे। अभी कितना है? 8, 8 + 1 9। तो इंडिया ऑब्जर्वर था पहले 2005 में, अब कंप्लीट मेंबर है। इंडिया कब कंप्लीट मेंबर बना? 2017 में। ये चीज़ याद रखना। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, AK एंटोनी सन क्विट्स पार्टी, ये कुछ मतलब नहीं है। और आगे हमारी RSS प्राइवेट फर्म वही है। वर्ल्ड के लेवल पर यूक्रेन सिंसियरली, जो US और जर्मनी ने बैटल टैंक दिए, यूक्रेन कह रहा है धन्यवाद भाई, आपने मेरी मदद की, अब हम रशिया को थोड़ा तो हिला डालेंगे। ठीक है। अर्थ इनर कोर रोटेटिंग स्लोवर, अर्थ का जो इनर कोर है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है। ये ड्यू टू मल्टीपल जो कंस्ट्रक्शन इसके पीछे रीज़न बताए जा रहे हैं, जो विश्व भर में इतने बड़े बड़े डैम बन रहे हैं। बिजनेस पेज में आपका कोई काम की चीज़ है, जो बहुत सारी कंपनियां जो प्राइवेट जॉब से लोगों को निकाल रही हैं। RBI कहती है कि बैंक में रेज डिपॉजिट रेट्स टू कम्पीट विथ स्मॉल सेविंग्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को ये बोला है कि आप जो डिपॉजिट रेट्स हैं, मतलब कोई पैसा जमा करता है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो, तो इस पर ऐसा सुझाव दिया है। फ्रीज इंपोर्ट ड्यूटीज, रिड्यूस कस्टम स्लैब्स, टाटा मोटर्स टर्न कोई हमारे काम का नहीं है। फिर स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। अभी लीग सेमी चल रहे हैं। UEFA, आपको सॉकर पता ही होगा, फुटबॉल में अभी जो चैम्पियंस लीग चल रही है, प्रीमियर लीग जिसे कहते हैं, जैसे मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल ये खेलती हैं उनमें। स्पोर्ट्स के बारे में, और सानिया और बोपन्ना रीच द मिक्स्ड डबल फाइनल टेनिस में, आप सबको पता है। और कुछ है पढ़ाने लायक और कुछ पढ़ाने लायक इसमें नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।